हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो गाइज आज मैं लेकर के आ गया हूँ फिर एक नया लेक्चर जिसमें हम सर्वेइंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 196 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 205 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195 तक गाइज हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और साथ ही गाइज मैं आप लोग को बता दूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है मेरा एई और जेई एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे आपका कोई सा भी एई और जेई एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोग के लिए होने वाला है। साथ ही गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 196 की बात करेंगे। गाइज क्वेश्चन नंबर 196 में आप लोगों से कह रहा है कि एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू 1/6 of the degree of an main scale is equipped with a vernier having 19 main scale division divided into 20 parts. द करेक्ट लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। गाइज आप लोगों को करेक्ट लीस्ट काउंट बताना है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपने लीस्ट काउंट पहले लिया था ना, उसमें ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक रही है। ठीक है, तो उस मिस्टेक को सुधारना है और आप लोगों को करेक्ट लीस्ट काउंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि लीस्ट काउंट होता क्या है और ये हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो ये एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, वो एंगलिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोग के पास कुछ भी हो सकता है। वो आप लोग के पास थियोडोलाइट भी हो सकता है, जिसके हेल्प से आप क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे हो। ठीक है, वो आपके पास कंपास भी हो सकता है, जिसकी हेल्प से आप केवल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हो। तो वो कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट की खास बात ये है कि वो जो रीडिंग ले सकता है ना, वो केवल कितनी ले सकता है, 1/6 ऑफ अ डिग्री, यानी कि 1 डिग्री का केवल कितना, अगर 1 डिग्री की बात करें तो उसका केवल 1/6 पोर्शन तक ही वो रीडिंग ले सकता है। यानी कि अगर आपके पास टोटल 6 डिवीजन है तो उनमें से केवल एक की ही वो रीडिंग ले सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिग्री में बात कर रहा है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो और यहाँ पे एक और उन्होंने हिंट्स दे रखा है क्वेश्चन में, वो ये कह रहे हैं कि जो आपके 19 डिवीजन है ना मेन स्केल के, वो वर्नियर के 20 पार्ट्स के इक्वल है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों का कहाँ से है। डायरेक्ट वर्नियर से क्वेश्चन है। कहाँ से गाइज, आपका डायरेक्ट वर्नियर की रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब हमने कंपास या फिर थियोडोलाइट यूज़ करा हो तो उसमें हम वर्नियर स्केल भी यूज़ करते हैं अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करिए आप, जो क्वेश्चन में आंसर पूछा आप लोगों से, जो करेक्ट, ठीक है, याद रखना करेक्ट लिस्ट काउंट में इसको बोलूँगा। जो करेक्ट लिस्ट काउंट आप लोगों से पूछा है वो किस में पूछा है, सेकंड्स में पूछा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है। ठीक है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए। चलो एक बार डायरेक्ट वर्नियर के बारे में आप लोग को बताता हूँ। वैसे तो वर्नियर के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता चुका हूँ कि केवल आपको 4 तरीके के वर्नियर मैंने बताए थे, और उनमें से मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि डायरेक्ट वर्नियर और जो रेट्रोग्रेड वर्नियर था, केवल 2 ही आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्ट वर्नियर की गाइज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि डायरेक्ट वर्नियर की खास बात क्या होती है। यहाँ पे सारी चीज़ आप पढ़ लेना। ये यहाँ पे ये देखो कि एन डिवीजन होते हैं ना वर्नियर स्केल के, वो एन माइनस डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होते हैं। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में कहा भी है कि जो 20 वर्नियर स्केल है ना, वो आप लोगों के 19 मेन स्केल के बराबर है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में कहा भी है, और वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है डायरेक्ट वर्नियर स्केल को। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और देखो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है लिस्ट काउंट, क्या पूछा है, लिस्ट काउंट। तो जब लिस्ट काउंट हम निकालते हैं तो जो भी मेन स्केल होती है और जो भी वर्नियर स्केल के होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो वहाँ से हमारा क्या जाता है, लिस्ट काउंट आ जाता है। और जब हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो उसका सोल्यूशन हमारे पास कुछ ये आता है, लिस्ट काउंट निकालने का। जो भी मेन स्केल होगी और जो नंबर ऑफ डिवीजन होंगे हमारे, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास लिस्ट काउंट आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अब चलो धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा था कि जो आपके 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके बराबर है, आपके 19 मेन स्केल के बराबर है। और हमको जो करेक्ट निकालना है वो केवल 1 डिग्री के अंदर अंदर निकालना, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो हमने क्या करा, 1 वर्नियर डिवीजन निकाल लिया। 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन निकाला तो कितना हो जाएगा, 19/20, तो जो कि कितना हमारे पास आ जाएगा, 0.95। कितना आ जाएगा गाइस, 0.95 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। ठीक है, उसी 1 डिवीजन के अंदर जो है आपका वर्नियर का इतना पोर्शन है। ठीक है, तो मेन स्केल हम लीस्ट काउंट निकालेंगे, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है उनको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मेन स्केल का डिवीजन हमने 1 लिया क्योंकि 1 के अंदर निकालना हमको, और जो वर्नियर का आया वो कितना आया, 0.95 आया। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट लीस्ट काउंट कितना आया, जो करेक्ट लिस्ट काउंट आया वो 0.05 आया, यानी कि हमको इसमें करेक्शन लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये खास बात है कि सर वो जो मेजरमेंट ले सकता है ना, वो केवल 1/6 डिग्री का ले सकता है। हमने कहा कोई बात नहीं, 1/6 का लो आप, लेकिन हमको ये पता है कि सर 1/6 को हम जब मिनट में करेंगे तो 1 डिग्री में जो होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 60 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो जब हमने इसको सोल्व करा तो हमारे पास कितना आई गया, 600 सेकंड आई गया। यानी कि हम जो मेजरमेंट ले सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से 600 सेकंड तक का हम एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है,
अगर 1 डिवीज़न की बात करें तो उसमें अगर हमको करेक्ट लिस्ट काउंट निकालना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट लिस्ट काउंट निकालने के लिए इस 600 सेकंड से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास उस इंस्ट्रूमेंट का करेक्ट लिस्ट काउंट आ जाएगा कि करेक्ट लिस्ट काउंट कितना था उसका, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 30 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाता है आप लोगों के पास वो कितना हो जाता है गाइज, अगर हम बात करें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है 30 सेकेंड, ठीक है। देखो गाइज, गुप्ता एंड गुप्ता बुक की अगर मैं बात करूँ तो एक एक क्वेश्चन ना अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि यार चाहे क्वेश्चन हमारे कम हो लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 197 की बात करेंगे। इसमें कह रहा है गाइज, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्केल it is required to produce a small scale map of an area in a magnetic zone by directly plotting and checking the work in the field। देखो गाइज, यहाँ पे आपको दे रखा डायरेक्टली प्लॉटिंग एंड चेकिंग, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अर्थ पे डायरेक्टली उसको चेक भी कर रहे हो और प्लॉट भी कर रहे हो सीट पे। वर्क इन द फील्ड इटसेल्फ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस। यानी कि गाइज आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को दोनों काम साइमल्टेनियसली करने हैं, मतलब आपको क्या करना है, साइटिंग भी करनी है और प्लॉटिंग भी करनी है, यानी कि मेजरमेंट भी लेना है और उसको प्लॉट भी करना है डायरेक्ट। तो उसके लिए आप कौन सा सर्वे यूज करोगे। ये देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आईएएस में पूछा हुआ 1995 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग सही आंसर बताएंगे गाइज, सब लोगों को सही आंसर आना चाहिए। चेन सर्वे यूज करोगे, मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए, थोड़ोलाइट जो आपका एलिवेशन होता है या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल होता है उसके लिए मेजर करते हो। प्लेन टेबल, बिल्कुल प्लेन टेबल सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन नंबर का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, क्योंकि प्लेन टेबल के बारे में मुझसे ज़्यादा तो अब आप लोग जानते हो, क्योंकि लास्ट वीडियोज़ में मैंने प्लेन टेबल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर किए थे कि उसमें 2 पॉइंट 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होती है उनको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसके क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और इसके क्या मेथड्स होते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाकर के उसको प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। देखो गाइज, ये है आप लोगों के पास प्लेन टेबल, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल की बात करें तो पैरेललिज्म मेथड पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है। पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, ड्राइंग जो करते हो लाइंस की वो पैरेलल टू द ग्राउंड लाइन, यानी कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो ग्राउंड पे सर्वे कर रहे हो वैसे वैसे आप क्या करते हो उसको फील्ड पे भी उस पर भी प्लॉट करते रहते हो, क्योंकि इसी को बोलते हैं फील्ड एंड प्लॉटिंग डन साइमल्टेनियसली। यानी कि जो आप फील्ड पे वर्क कर रहे हो, यानी कि जो आपने देखा और साथ ही आपने उसको ड्राइंग पे भी साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो वो आपका हो जाता है प्रिंसिपल प्लेन टेबल का, सही है। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं तो वो भी देख लो। प्लेन टेबल होती है जिसका साइज़ कितना होता है सब लोग बताएंगे कमेंट करके, 760 वाई कितना होता है 600, 750 बाई 600 mm, ठीक है। ये क्या होता है आपका साइज होता है प्लेन टेबल का। अच्छा सर, जो एलाइड होता है उसका काम क्या होता है, एलाइड का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को साइड करना। जब आप ऑब्जेक्ट को साइड करते हो प्लेन टेबल पर रख करके तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, एलाइड का। स्प्लिट लेवल का, जैसे ही नाम से क्लियर हो रहा है लेबल, तो यानी कि अगर आपको सरफेस उसकी क्या करनी है, लेबलिंग करनी है, तो उसके लिए आप बबल का यूज करते हो, ठीक है, जिसको आप स्प्लिट लेवल यूज करते कहते हो, ठीक है। अच्छा सर, यू फॉर्क क्या होता है, तो यू फॉर्क क्या होता है, प्लम बॉब के साथ ही आपका लगा हुआ होता है जिसका काम होता है सेंटरिंग करना। क्या होता है, सेंटरिंग करना। और ये वही सेंटरिंग है जो आपका किसके अंदर आता है, टेम्परेरी सर्वे के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, टेम्परेरी जो हम एडजस्टमेंट करते हैं ना, टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं ना इक्विपमेंट का, तो उसके अंदर आता है सेंटरिंग, बताया था ना। सेंटरिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, और जो आपका एक और बताया था अभी याद नहीं आ रहा, 3 चीज़ें बताई थी आप लोगों को कि जो आपकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट में आती हैं। क्लियर है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। एक और आता है इसका कंपोनेंट जो हमारा होता है ट्रफ कंपास। अच्छा सर, इसका काम क्या होता है, कंपास तो हमने सुना है जिसका काम होता है डायरेक्शन देखना, ठीक है। अभी ट्रफ कंपास कौन सा होता है, तो देखो भाई ट्रफ कंपास भी वही होता है, इसका काम भी डायरेक्शन देखना होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, एंगल का जो मेजरमेंट करता है केवल 0 से लेकर के 5 डिग्री के बीच करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैं एक एक जो पॉइंट लेकर के आता हूँ लिख करके, इसका मतलब ये समझो कि वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम निकालना है तो मतलब वो पॉइंट आपको याद करना ही है कैसे भी करके, ठीक है। तो ट्रफ कंपास का जो काम हो गया वो रीडिंग लेना हो गया 0 से लेकर के 5 डिग्री के बीच का। पूछा जाएगा क्वेश्चन में ट्रफ कंपास रीडिंग कितनी लेता है, किस एंगल से किस एंगल के बीच लेता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइस। ये देखो क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 की बात करेंगे तो एक तरफ लिस्ट 1 दे रखी है, एक तरफ लिस्ट 2 दे रखी, दोनों को मैच करना है, इतना तो समझ आ गया होगा।
अब देखो लिस्ट वन में क्या है कि कुछ हमें सर्वेइंग इक्विपमेंट दे रखे हैं। सर्वेइंग इक्विपमेंट मतलब जो इनका हम सर्वेइंग में यूज करते हैं, तो इनको हमको बताना है कि सर्वेइंग में आप जो ये 4 इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को दे रखे हैं, सर ये बताओ कि सर्वेइंग में आप इन चारों को कहाँ पर यूज करते हो, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, 4 इंस्ट्रूमेंट हैं आप लोगों के पास, इन चारों को बताना है आप लोग कहाँ यूज करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लिनकोमीटर, जो आपका क्लिनोमीटर होता है, इस क्लिनोमीटर को कहाँ पर यूज करते हो। तो गाइस इस क्लिनोमीटर को लेकर के आप लोग को याद रखना है, ये क्लिनोमीटर जो होता है, जैसे कि हमारे पास कंपास होता है ना, कंपास का काम क्या होता है, एंगल मेजरमेंट का होता है। ठीक है, तो उसी से आप याद रखो क्लिंको मतलब कंपास। ठीक है, ऐसा करके रिलेट कर सकते हो, क्लिंको मतलब कंपास, क्योंकि ए बी सी से स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आप लोग के पास हो जाता है एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या हो जाता है, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद देखो बी से पहले सी बताता हूँ, क्योंकि टेलोरोमीटर क्या होता है इसके बारे में आपको लास्ट में बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में, जो किस पे बेस्ड होता है, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं ओशन डेप्थ को फाइंड आउट करने में। जो आपकी ओशन डेप्थ होती है, समुद्र की जो गहराई होती है, उसको पता करने के लिए हम टेलोरोमीटर का यूज़ करते हैं, जो माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट होता है, ईडीएम। ठीक है, बताया था ना ईडीएम। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। पेंटोग्राफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो पेंटोग्राफ क्या होता है गाइस, देखो कुछ इस तरीके का आप लोग के पास होता है पेंटोग्राफ, ये होता है कुछ इस तरीके का। ये वाले जो ए बी और सी पॉइंट बताए ना, ये मूवेबल होते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है इस पेंटोग्राफ का, देखो मैं आपको डायरेक्टली कितना भी इसके बारे में बता दूं, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एसएससी जेईई में डायरेक्टली आपसे पूछ ले जाए। मान लो कि टेलोरीमीटर उठा लिया, उसने कह दिया सर ये बताओ कि टेलोरीमीटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है या क्या काम होता है, तो चारों ऑप्शन आपके पास रख देगा, तो इनमें से कोई सा एक सही होगा, तो बिल्कुल जो इसका माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ये ऐसे तो मैचिंग के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि एसएससी जेईई में इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन इनमें से कोई सा एक जरूर उठा लेगा वो। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ थोड़ी सी चालाकी करेगा, तो इसलिए कई बार सोचते हैं लड़के कि इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं मैचिंग वालों को, क्योंकि ये एसएससी जेईई में नहीं आते। भाई एग्ज़ाम निकालना है तो ऐसी गलती मत करना। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ से डायरेक्ट आपसे एक भी कोई सा भी उठा करके वो पूछ लेगा। ठीक है, तो पेंटोग्राफ के बारे में बताऊँ तो पेंटोग्राफ का काम होता है किसी भी एरिया को इनलार्ज करना। ठीक है, जो प्लान आप लोगों ने प्रिपेयर करा है उसको इनलार्ज करना, मतलब उसको एक्सपेंड करने के लिए आप लोगों का जो काम आता है वो क्या आता है, पेंटोग्राफ आता है। ठीक है, अच्छा घाट ट्रेसर की बात करें, ये क्या होता है सर, घाट ट्रेसर भी बता दो। तो देखो इसके ये भी घाट ट्रेसर जो होता है ना, इसके जैसे जी से आ रहा है G4 घाट आ रहा है, और G4 क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। तो जो घाट ट्रेसर होता है आप लोगों का, इसका काम होता है आपका जो फाइंड आउट करना होता है वो होता है आपका ग्रेडियंट फाइंड इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा। C4 कंपास यानी कि एंगल मेजर कर रहे हैं, G4 ग्रेडियंट यानी कि घाट, तो उससे ग्रेडियंट मेजर करते हैं। टेलोरोमीटर बता देता है ओशन डेप्थ के लिए, जो माइक्रोवेव पे बेस्ड होता है। लास्ट वीडियो में डायग्राम भी आप लोगों को दिखाया था कैसा होता है, और पेंटोग्राफ मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और आईएएस में पूछा गया है, तो मतलब ये ध्यान रखो कि आपका एसएससी जेईई में पूछा जाएगा, और एसएससी जेईई में पूछा जाएगा तो मतलब कोई भी जेईई का एग्जाम हो उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। यार अगर मेरी मेहनत सफल लगती है ना आपको, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो यार दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक है, मैं आप लोगों को सच कह रहा हूँ यार, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आप लोगों को लेक्चर कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अपने कमेंट कर दिया करो कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगता है। ठीक है, जब लेक्चर फिनिश हो करे उसके बाद कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलो 199 की बात करेंगे गाइज। इसमें कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको हम अच्छे तरीके से भी सोल्व करेंगे। अ 30 मीटर मेट्रिक चैन इज़ फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट। अच्छा, आप सिविल इंजीनियर थे साहब, आप सर चैन ले करके चले गए, आपको मेजरमेंट करना है, आपको तो नहीं पता क्या है, क्या कैसे माहौल सेट है वहाँ का, आप सिर्फ क्या कर रहा, चैन उठाई और सर्वे करने के लिए चले गए। लेकिन जब आप सर्वे करके आए, आप मान करके तो गए थे कि चैन हमारी 30 मीटर की है, लेकिन जब आप सर्वे करके आए और आप लोगों ने देखा कि यार एक बार चेक कर लो, ठीक है, नहीं रहा पहले चेक करने का ध्यान, और आप लोगों ने मेजरमेंट ले लिया, और मेजरमेंट लेने के बाद आपको पता चला कि सर चैन जो थी ना वो हमारी 0.1 मीटर छोटी थी, शॉर्ट पाएगी। ठीक है, तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गई। जब आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी तो आपने उस शॉर्ट चैन से जो मेजरमेंट लिया वो कितना लिया, 300 मीटर का लिया, यानी कि आपने जो डिस्टेंस मेजर करी वो 300 मीटर की करी। अब देखो जब आपकी जो चैन थी वो शॉर्ट थी, यानी कि चैन शॉर्ट पाएगी, तो उसकी वजह से जो मेजरमेंट लिया गया होगा वो भी मेजरमेंट कैसा होगा, गलत होगा, वो मेजरमेंट गलत रहा होगा ना। तो इसका मतलब अगर वो मेजरमेंट गलत रहा होगा तो हमें क्या बताना है कि एक्चुअल डिस्टेंस बतानी, कि आपकी जो एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि आप जो मेजरमेंट करके आए थे उसकी सही डिस्टेंस क्या थी। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछ रहा है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपने 30 मीटर की चैन उठाई, उठा करके नापने के लिए चले गए, नाप करके आए, देखा तो चैन छोटी निकली। जब चैन छोटी निकली तो उससे जो आप मेजरमेंट करके आए हो वो गलत होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल वो मेजरमेंट आपका गलत होगा। तो अब आप लोगों को ये बताना कि सही मेजरमेंट जो था वो क्या था, जो आप मेजर करके आए हो उसकी सही लेंथ क्या थी। तो देखो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको।
IAS में क्वेश्चन आया हुआ है 1995 में, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम गाइस क्या करेंगे, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, जब करेक्शन मैंने आप लोगों को बताए थे चैन में कौन कौन से करेक्शन हम लगाते हैं, तो उसमें एक करेक्शन मैंने आप लोगों को ये भी बताया था। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ट्रू इंटू ट्रू, फॉल्स इंटू फॉल्स, यानी कि ट्रू इंटू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। कुछ लोग इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं, 30 मीटर की चैन थी, फाउंड कितनी करी, 0.1 मीटर शॉर्ट फाउंड करी, यानी कि चैन की लेंथ कितनी थी, 29.9, यानी कि आप लोगों ने जो इस 29.9 मीटर की चैन से जो लेंथ मेजर करी, वो कितनी मेजर करी, 300 मीटर ही तो मेजर करी, क्योंकि लेंथ क्या पाएगी, उसकी कम पाएगी। तो यानी कि ये भी कैसी होगी, इनकरेक्ट लेंथ होगी, और जो मेजर करी वो भी इनकरेक्ट होगी। तो यानी कि ये दोनों किसकी कैटेगरी में चले गए, फॉल्स की। तो यानी कि एक फॉल्स की वैल्यू तो ये हो गई और एक फॉल्स की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। लेकिन हम मान के क्या गए थे, हम तो सर मान के गए थे कि हमारे पास जो चैन है वो 30 मीटर की है, तो हमको फाइंड क्या करनी है सर, हमको ट्रू लेंथ फाइंड आउट करनी। तो भाई इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ट्रू लेंथ कितनी आ जाएगी, 299 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो सही लेंथ थी वो कितनी थी, 299 मीटर थी, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें एक बार। यार काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर को प्रिपेयर करने में, आप लोगों को सिर्फ लगता है कि हाँ बस सर ने उठाया और सोल्व करा दिया, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा लाइक और कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो अच्छे अच्छे, ठीक है। देखो 200 क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑफसेट आर, गाइज आप लोगों को बताना है कि ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट का काम होता है लेटरल मेजरमेंट मेड विद रेस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन, यानी कि आप क्या करते हो, लेटरल मेजरमेंट अगर आपको लेने होते हैं सर्वे लाइन से तो ऑफसेट का यूज करते हो, या फिर परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम द चैन लाइन, यानी कि जो चैन लाइन है उससे परपेंडिकुलर आपको लेना होता है, कोई भी इरेक्ट करना होता है, सीधा परपेंडिकुलर लेना होता है, तो उस केस में आप चैन ऑफसेट का यूज करते हो। या फिर ऑप्शन नंबर सी और डी के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जब आपको टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी वॉकिंग बिटवीन द स्टेशन, यानी कि दो स्टेशन के बीच में गए, आपको ए से बी के बीच में जाना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अननेसेसरी कुछ चीज़ आ गई है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, ऑफसेट का यूज करते हो। या फिर अगर आपको मेजरमेंट लेना हो विच आर नॉट मेड एट द राइट एंगल टू द चैन लाइन, यानी कि आपको अगर मेजरमेंट लेना है जो चैन लाइन से 90 डिग्री पर नहीं है, ठीक है, राइट एंगल पर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो ऑफसेट का। तो सब लोग सही आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 200 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल है, सब लोग बताएंगे सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखो मैं आप लोग को बता दूं, जो ऑफसेट होता है ना आप लोग का, इसका सही आंसर जो हो जाता है वो लेटरल मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। जो हमारी मेन सर्वे लाइन होती है उससे अगर हमको लेटरल मेजरमेंट लेना होता है तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफसेट यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, ऑफसेट यूज़ करते हैं, ठीक है। किस तरीके का होता है, क्या ऑफसेट होता है, यहाँ पे आ जाओ। वैसे तो मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो लेक्चर में, ये देखो ऑफसेट के बारे में आप लोगों को सब लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। पढ़ तो लेना है, ये सारी चीज़ें हैं कि परपेंडिकुलर ऑफसेट, ओब्लिक ऑफसेट। ये देखो ए और बी एक लाइन थी, यानी कि साहब आप चैन लेकर के गए और सर्वे करते चले जा रहे थे, सर्वे करते चले जा रहे थे, ठीक है। तो आपने ए से बी के बीच में सर्वे करा, तो ये आपकी क्या होगी, मेन सर्वे लाइन होगी, मेन सर्वे लाइन होगी। लेकिन जब आप उस एरिया का सर्वे कर रहे थे तो आपने देखा कि इस मेन सर्वे लाइन से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, उस पर हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपको लोकेट करना था। तो अब आप क्या करोगे, अगर मान लो P1 पॉइंट से देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को, तो आप परपेंडिकुलर ऑफसेट का यूज़ कर लोगे। क्यों, क्योंकि ये जो आपका सर्वे लाइन है इससे 90 डिग्री के एंगल पे है। वहीं पर मान लो आपने P पॉइंट पे जाकर ध्यान नहीं किया, ठीक है, आपने कहाँ पर ध्यान कर लिया, Q पॉइंट पे ध्यान कर लिया इसका कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट था, इसको आपको लोकेट करना था। या मान लो कि आपको P से भी इसका लोकेशन पता करना था और Q से भी इसका लोकेशन पता करना था, तो आपने क्या करा, जब Q पॉइंट से इसका लोकेशन पता करना था तो आपने ऑब्लिक ऑफसेट ले लिया। क्यों ऑब्लिक क्यों लिया, क्योंकि ये जो आपका है वो किसी एंगल पे है, सर्वे लाइन से किसी एंगल पे है, और ये जो एंगल है ना वो 90 से कम है, ये जो एंगल है वो 90 से कम है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ऑब्लिक ऑफसेट कह दिया। क्या कह दिया इसको गाइज, ऑब्लिक ऑफसेट कह दिया, जो किसी एंगल पे होता है, ठीक है। और ये हमारा पोजीशन थी जिसको हमको लोकेट करना था, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। सॉरी गाइज, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि ऑफसेट क्या होता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर ऑफसेट और ऑब्लिक ऑफसेट क्या होता है, ठीक है, दो तरीके के ऑफसेट हमारे पास होते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 201, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है गाइज। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ फॉर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज़ साउथ 49 डिग्री 52 मिनट्स ईस्ट। जल्दी से बताएंगे, ये जो रीडिंग आप लोग को दे रखी है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे, ये रीडिंग आप लोग को WCB में दे रखी, होल सर्किल बियरिंग में दे रखी, या क्वाड्रेंटल बियरिंग में दे रखी, सब लोग बताएंगे किस में आपको रीडिंग दे रखी है, ठीक है। उसके आगे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखो, फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन, एक लाइन है उसकी फोर बियरिंग आपको गिवन है, एज्यूमिंग देयर इज़ नो लोकल अट्रैक्शन, ये हमको एज्यूम करके चलना कि कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है। लोकल अट्रैक्शन नहीं होने का मतलब क्या है कि बैक साइड और फोर साइड जो रीडिंग है आप लोग की, उनके बीच का डिफरेंस है वो 180 डिग्री है, ठीक है, ये चीज़ आप मान के चलोगे। उससे पहले देखो
द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन विल बी, आप लोग को बताना है गाइज, फोर बियरिंग आप लोग के पास ये है, बैक बियरिंग आप लोग को बतानी है, तो या तो फॉर्मूला लगा लो या अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा कर लो, उससे निकाल लो। चलो निकालते हैं सर, कैसे निकालेंगे? तो सर आपने तो हमें जो सिखा रखा है ना, अगर हमको क्या निकालना होता है, अगर बैक बियरिंग या फोर बियरिंग निकालनी होती है, तो आपने तो हमें होल सर्किल बियरिंग में बताया था, यानी कि जितने भी लास्ट क्वेश्चन आपने कराए थे आपने हमें, तो उसमें तो होल सर्किल बियरिंग में कराए थे। लेकिन जो लोग भी बिल्कुल क्वाड्रेंटल बियरिंग बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग में है ये रीडिंग। लेकिन अभी जो क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमको गिवन है, इस केस में कैसे हम बैक बियरिंग निकालेंगे ये हमको समझाओ। मैंने कहा भाई परेशान मत हो, मैं आप लोग के लिए सोल्व करके लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, अगर एक बार मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है सब लोग। ये देखो गाइस, यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस में आ जाओ। हमको पता है कि हम नोट से, ये हमारे डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अभी हमको पता है कि हमको जो गिवन है ना, वो हमको क्वाड्रेंटल बियरिंग में रीडिंग गिवन है। तो हमने यहाँ से देखा क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमको गिवन है साउथ से लेकर के 49 डिग्री 52 मिनट हमको गिवन था। तो हमने साउथ से लिया ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ ही तो गिवन है हमको, तो साउथ से ईस्ट की तरफ हमने ये रीडिंग ली। आप कहोगे सर हमारे पास जो फोर बियरिंग होती है वो तो हमारे पास ये होती, ये फोर बियरिंग होती है। मैंने कहा भाई ये जो फोर बियरिंग होती है ना वो होल सर्किल बियरिंग में होती है, लेकिन अभी हमको जो दे रखी है ना वो क्वाड्रेंटल बियरिंग में दे रखी है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, फोर बियरिंग होगी, ठीक है। जब ये फोर बियरिंग होगी तो बैक बियरिंग हमको निकालनी है। तो देखो, जब इस लाइन को आप यहाँ पे लेकर के आओगे नेक्स्ट स्टेशन पे, तो ये वाली आपकी बैक बियरिंग होगी, लेकिन ये बैक बियरिंग जो होगी ये होल सर्किल बियरिंग में होगी, ठीक है। और जो आपकी क्वाड्रेंटल बियरिंग में होगी वो ये हो जाएगी। क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्यों होगी ये? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्वाड्रेंटल बियरिंग में आप जो रीडिंग लेते हो वो रेफरेंस लाइन या तो नॉर्थ को मानते हो या साउथ को मानते हो। तो अगर आप क्वाड्रेंटल बियरिंग में इसकी बैक बियरिंग निकालोगे तो नॉर्थ लाइन से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। और जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि इतनी ज्योमेट्री तो आप लोग को आती होगी, आप सिविल इंजीनियर हो, ठीक है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, तो आपका जो रीडिंग हो जाएगी वो नॉर्थ से लेकर के 49 डिग्री 52 मिनट कहाँ पर चली जाएगी, वेस्ट में चली जाएगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक बार हम चेक करते हैं, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 202 में, और इनको हमको क्या करना है, मैच करना, यानी कि मैचिंग हमको करनी। चलो मैचिंग के बारे में देखते हैं। देखो मैचिंग के केस में हमेशा उस चीज़ का, देखो पहली चीज़ तो आपको मैचिंग नहीं आएगी, लेकिन रेयर केस में अगर मैचिंग आ भी गई, ठीक है, जेई के एग्जाम में मैचिंग आती है, ये कन्फर्म है, ठीक है। जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है उसमें मैचिंग आती है, लेकिन जेई के एग्जाम में रेयर केस में आती है, लेकिन फिर भी अगर आ गई तो आपको कैसे सोल्व करना, आपको सोल्व करना है कि आपको जोन सा आता है उसको आप सोल्व करने लग जाओ सबसे पहले। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले, चलो किसकी बात करें, हम ओवरलैप की बात करें। सबसे आसान आप लोगों को नजर आ रहा होगा ओवरलैप, ठीक है। ओवरलैप आप किस में करते हो, एरियल फोटोग्राफ में करते हो। किस में करते हो, एरियल फोटोग्राफ में करते हैं ना। और जो आपका ऑप्टिमम होता है वो कितना होता है, लगभग 60% तक हमको करना ही होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ओवरलैप, ठीक है। उसके बाद देखो सी का कितना हो गया, 3, ये हो गया, सेकंड वाला हो गया। उसके बाद आपको कौन सा पता है, एडिटिव कांस्टेंट। कौन सा पता है, एडिटिव कांस्टेंट। ये एडिटिव कांस्टेंट किस में यूज करते थे, टैकोमीटर में। किस में यूज करते हैं, टैकोमीटर में। इक्वेशन याद होगी आपको टैकोमीटर की, डी इजिकल टू, एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, के इंटू एस प्लस के एफ, के इंटू एस प्लस के सी, ये होता था ना। ये इक्वेशन बताई थी, जहाँ पे के मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता था, सी एडिटिव कांस्टेंट होता था, याद है कुछ थोड़ा थोड़ा। और ये एडिटिव कांस्टेंट जो होता था इसकी वैल्यू 0 होती थी, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता था इसकी वैल्यू 100 होती थी, ठीक है। और किस केस में होती थी, जब हमारे पास जो होती थी वो टेलीस्कोप होती थी, ट्रांजिट टेलीस्कोप। आई थिंक आप लोग को याद होगा, ये मैंने सारी चीज़ आप लोग को बता रखी है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देखो करेक्शन ऑफ सैग। अब आपको पता है कि सैग करेक्शन जो लगाते हो आप लीनियर मेजरमेंट में लगाते हो। किस में लगाते हो, लीनियर मेजरमेंट में लगाते हो, इतना तो याद ही होगा ना, लीनियर मेजरमेंट में लगाते हो। अब इनमें से देख लो कि लीनियर मेजरमेंट कौन सा है। सर हमको तो बेस लाइन दिख रहा है, बेस लाइन ही लीनियर मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो ए का कितना हो जाता है, थर्ड वाला हो जाता है। बचा कौन सा आपका, प्रिज्मेटिक कंपास। अगर आपको याद नहीं रहता है, वैसे तो आपको याद रखना है कि प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 30 आपका मिनट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 30 मिनट होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है गाइज, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 202 की, तो चलो एक बार आ जाते हैं ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर बी, ए का 3 था, बी का 4 था, सी का 2 था और डी का 1 था, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाता है, और आईएएस में 1995 में आया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द आरएल ऑफ अ रूफ स्लैब
अच्छा देखो, रूफ स्लैब से हमें समझ में आ गया कि जो आपकी छत होती है ना, जो छत होती है उसका आपको आर एल फाइंड आउट करना है। सर आर एल क्या होता है? ये आर एल वही है भाई जो रिड्यूस लेवल में फाइंड आउट करते हैं, और जिसको मैंने लेवलिंग में बहुत अच्छे से आप लोग को समझा रखा है। ठीक है, आपको रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना रूफ स्लैब का। अब देखो रूफ, अगर ये घर है आप लोगों का, अगर मान लो ये घर है, घर की छत अगर ये है, तो ऐसा तो है नहीं कि छत नीचे एग्जिस्ट करेगी, छत तो ऊपर एग्जिस्ट करेगी ना। तो इसका मतलब आप लोग को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि आप जो सर्वे कर रहे हो वो कैसा सर्वे कर रहे हो, इन्वर्टेड सर्वे कर रहे हो, इन्वर्टेड लेवलिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इन्वर्टेड लेवलिंग कर रहे हो। इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको, इतना पढ़ के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखो, स्टाफ रीडिंग वर टेकन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेटअप ऑफ द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, द रीडिंग वर कितनी? 1.050 मीटर। यानी कि आपने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट को सेट करा, और सेट करने के बाद आपने क्या करा, रीडिंग ली। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि द रीडिंग वर 1.050 मीटर विल स्टाफ ऑन द बेंचमार्क। और बेंचमार्क पे जो आपने रीडिंग ली ना स्टाफ सेट करने के बाद, वो कितनी आई? 1.050 आई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, एंड 2.3 मीटर विद स्टाफ बिलो द रूफ स्लैब। और रूफ स्लैब से नीचे जो आपने रीडिंग ली स्टाफ पर, कहाँ पर? स्टाफ पर, वो कितनी आई? 2.3 आई। तो आप लोगों को बताना है हेल्ड इन्वर्टेड। देखो यहाँ पे लिख के भी दिया है इन्वर्टेड, और वो आपने कैसे पकड़ा हुआ है? इन्वर्टेड आपने पकड़ा हुआ है स्टाफ। उसके बाद कह रहे हैं टेकिंग द रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंच मार्क एज, और जो आपका रिड्यूस लेवल है ना बेंच मार्क का, वो कितना है? 35.150 मीटर। द रिड्यूस लेवल ऑफ द रूफ स्लैब विल बी। आप लोगों को बताना है जो आपकी रूफ स्लैब है उसका रिड्यूस लेवल कितना होगा। अभी इतना समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन में क्या कह दिया, फिर मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, परेशान मत हो। ठीक है, ये देखो ये 4 ऑप्शन आप लोग को दे रखे हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो कैसे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखो, ये मैंने मान लिया रूफ है। यहाँ पे आ जाओ, ये सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये मैंने मान लिया रूफ है, इस तरीके की आपकी रूफ है। ऐसी होती नहीं है लेकिन मान लिया, क्योंकि ड्राइंग मेरी ऐसी है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे ये तो मान लो रूफ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लेवलिंग आपका इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर लिया, जो ऑटो लेवल भी हो सकता है, डंपी लेवल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेट कर लिया। अब मैंने क्या करा सर, ये बेंच मार्क था मेरा, ये क्या था? बेंच मार्क। आपको कैसे पता चला सर ये बेंच मार्क है? क्योंकि मुझे इसका आरएल पता था ना, इसलिए तो मैंने कहा ये बेंच मार्क है। ठीक है, तो यहाँ का आरएल मुझे नोन था, और जिस पॉइंट का आरएल आपको नोन होता है उसी को तो आप बेंच मार्क कहते हो। बोलते हो या नहीं? अगर बोलते हो तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ सब लोग कि हाँ सर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, साथ ही यहाँ पे जो हमने बेंच मार्क पे जो रीडिंग ली है ना सर, वो हमारी बैक साइड रीडिंग होती है, क्योंकि हमारा वहाँ पर आरएल आपको नोन होता है, उसी पर हम अपना स्टाफ रखते हैं, और जो फर्स्ट रीडिंग लेते हैं वो हमारे पास क्या हो जाती है? बैक साइड हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बेंच मार्क पता है, रिड्यूस लेवल पता है बेंच मार्क का, और बैक साइड पता है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ से पता चल जाएगी? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएगी इस मीन सी लेवल से, क्योंकि रिड्यूस लेवल की ये हाइट हमें पता है, ऊपर की ये रीडिंग हमको पता है, तो टोटल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता नहीं चल जाएगी आपको मीन सी लेवल से। अब जैसे ही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप लोग को पता चली, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आप क्या करना, इस रीडिंग को ऐड कर देना। इस रीडिंग को ऐड कर दोगे तो आपके पास इस ए पॉइंट का क्या आ जाएगा? आर एल आ जाएगा। आर एल ऑफ ए पॉइंट आप लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, कैसे सोल्व करना है गुरुजी? यहाँ पे देखो, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली पहले, यहाँ पे बेंच मार्क में आपने बैक साइड को ऐड कर दिया, और उसके बाद जब आर एल आपको निकालना था रूफ का, या ए पॉइंट का आपको निकालना था, तो जो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया उसमें जो आपकी रीडिंग थी 4 साइड, वो आपने ऐड कर दी, तो आएगी सर आपके पास 138.85। तो सही आंसर क्या हो जाता है सर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ गाइस, क्वेश्चन नंबर 204। देखो 204 की मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि इन अ मास होल डायग्राम। अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कि मास होल डायग्राम क्या होता है। भाई परेशान मत हो, मास होल डायग्राम भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मास होल डायग्राम जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। यानी कि आपको क्या करना होता है, जैसे कंटूर होता है ना, उसमें किसी भी टेरेन को आप क्या करते हो, उसकी जो इमेजनरी लाइन्स होती हैं या जो हाइट पे या डिप्रेशन में होती है उनको ज्वाइन करते हो। लेकिन इस मास होल डायग्राम में आप लोग क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल का यूज़ करते हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल का यूज़ करते हो। और उसमें कोई भी आपकी जो टोपोग्राफी होती है, ठीक है, उसमें आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है कि कितना हाईएस्ट पॉइंट है उसका और कितना डीपेस्ट पॉइंट है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो हॉरिजॉन्टल के केस में हॉरिजॉन्टल स्केल यूज़ करते हो, वर्टिकल के केस में वर्टिकल स्केल यूज़ करते हो। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो उसमें कह रहा है कि मास होल डायग्राम, द डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एक्सकावेशन। याद रखना, मास एक्सकावेशन और इम्बैकमेंट, चाहे तो आप एक्सकावेशन करो
या तो खुदाई करो या फिर चाहे आप क्या करो, एक एम्बैंकमेंट प्रिपेयर करो, एक हाइट प्रिपेयर करो। द लाइन रिप्रेजेंटिंग, आपको बताना है डिस्टेंस डी जो होती है उसके लिए आपको बताना है कि डिस्टेंस डी कितनी होगी, चाहे आप एक्सकावेशन करो या एम्बैंकमेंट करो मास होल डायग्राम से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। देखो उसके बाद कह रहा है वॉल्यूम इज होल्ड ओवर द डिस्टेंस ओवर इज गिवन वाइज, आप लोग को बताना है कि कितना वो होगा, यानी कि सिंपल आप लोगों से कह रहा है कि जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी वॉल्यूम को टू बी होल्ड ओवर द गिवन बाई, ठीक है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है डिस्टेंस के लिए। एरिया जितना होगा उसका, चाहे तो आपका डिप्रेशन हो, समझ रहे हो, चाहे एक्सकवेशन हो, चाहे एम्बैंकमेंट हो, हॉरिजॉन्टल स्केल जो आपने यूज़ करी, वर्टिकल स्केल जो आपने यूज़ करी, उसको पुट कर दोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करा दोगे, और जो वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, उससे डिवाइड कर दोगे ऑर्डिनेट का, तो आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। कैसे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाओ, परेशान मत हो, ये सारी चीज़ें थ्योरी लिखी हुई हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो मास होल इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इट इज़ मूव्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। मास होल डायग्राम कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट, अ मास होल लाइन, एक तो मास होल लाइन होती है, एंड अ मास होल व्यू, ठीक है। द मास होल लाइन रिप्रेजेंटिंग द फ्री होल एंड ओवर होल वॉल्यूम इन कट एंड फिल कंडीशन अलोंग द अलाइनमेंट, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। साथ ही अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पे स्टेशन शो हो रहे हैं, ये आप लोग को वर्टिकल डिस्टेंस आप लोगों को शो हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये होल रिप्रेजेंट कर रहा है, होल 1 होल 2, तो ये होल 1 होल 2 जो है ना, इसी को मास होल बोलते हैं, इसी को मास होल कर्व बोलते हैं, याद रखना इसी को क्या बोलते हैं, मास होल कर्व बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, तो इस डिस्टेंस की हम लोगों से बात कर रहा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे स्केल हम यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल केस में हॉरिजॉन्टल स्केल यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलते हैं, तो वर्टिकल केस में वर्टिकल हम स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये देखो एक और डायग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये प्रोफाइल आप लोगों को सो रही है, बेस लाइन होती है नीचे वाली, ठीक है। ये इस तरीके का ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगा, इस क्वेश्चन नंबर 205 पे, कंसिडर द फॉलोइंग ऑपरेशन इन अ स्पायर टेस्ट। अब ये भाई ये स्पायर टेस्ट बहुत लोगों के लिए नया होगा, सर स्पायर टेस्ट क्या होता है। तो देखो स्पायर टेस्ट वैसे तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ यार, जो थियोडोलाइट हमने पढ़ा था ना, थियोडोलाइट, ठीक है, उस थियोडोलाइट में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था स्पायर टेस्ट क्या होता है। एक बार फिर से आप लोगों को बताऊंगा कि स्पायर टेस्ट होता क्या है, लेकिन यहाँ पे हमसे प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है कि ऑपरेशन क्या क्या फॉलो करते हो। तो मैं आप लोगों को इसके ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है, कि हम क्या क्या ऑपरेशन फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ, देखो ये हम ये दे रखे हैं हमको, करेक्ट ऑर्डर इनका बताना है, कि करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों को बताना है। IS 1996 में आया हुआ है क्या ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्पायर टेस्ट होता क्या है। तो यहाँ पे देख लो स्पायर टेस्ट के बारे में बताते हैं। इट इज़ द टेस्ट कैरिड आउट टू मूव एरर ड्यू टू नॉन परपेंडिकुलर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। अब सर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, तो देखो मैं अभी आपको बताऊँगा। अगर आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर है वर्टिकल एक्सिस के, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, थियोडोलाइट के केस में स्पायर टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं होती है, मतलब किसी वजह से नहीं, नॉन परपेंडिकुलर का मतलब क्या नहीं है, अगर ये नहीं है ना, परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम स्पायर टेस्ट करते हैं। परपेंडिकुलर है तो हमारे लिए सही है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पायर टेस्ट फाइंड आउट करते हैं। अब सर क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, क्या वर्टिकल एक्सिस होती है, क्या कोलिमेशन एक्सिस होती है, क्या बबल एक्सिस होती है, ये सारे एक बार हमको बता दो, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस प्रोसीजर तो बता दूं क्या होता है, ठीक है, परेशान मत हो। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो सबसे पहले प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास वेल डिफाइंड हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, उसका क्या करते हैं हम एंगल मेजर करते हैं, उसका क्या करते हैं हम एंगल मेजर कर ले। हमने क्या करा, जो हाईएस्ट पॉइंट था वो हमने साइड करा, फिर साइड करने के बाद क्या हो रहा, हॉरिजॉन्टल जो प्लेट होती है इस थियोडोलाइट की, हॉरिजॉन्टल जो प्लेट होती है उसको फिक्स कर दिया, और ये एंगल हमने मेजर कर लिया, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट में आपने क्या करा, जो ये पॉइंट था इसको आपने देखा, सेकेंड में आपने क्या करा, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट थी उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, टिल्ट करते हो। उसके बाद क्या करते हो, जो आपने ऊपर की तरफ देखा था ना, अब इसका जो आपकी टेलीस्कोप है, आप इसको आप रोटेट करोगे नीचे की तरफ, ठीक है। जब आप नीचे की तरफ रोटेट करोगे तो आप नीचे की तरफ डिप्रेशन, ठीक है, जो पॉइंट आप लोग का जहाँ उस लाइन पे आप क्या करते हो एंगल को मेजर करते हो, लेकिन वहाँ तक तो आपका डिप्रेशन है नहीं, तो ये जो लाइन आप लोग को मिल जाती है वो कहीं यहाँ पे इस बी पॉइंट पे आप लोगों को मिल जाता है, ये एंगल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेस टेलीस्कोप। और इसके बाद जो हम नियरेस्ट क्या करते हैं, ग्राउंड के नियरेस्ट हम इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल हम मेजर करते हैं। तो समझ में आया, सबसे पहले तो आपने हाईएस्ट पॉइंट को साइड करा, फिर हॉरिजॉन्टल प्लेट को फिक्स करा, उसके बाद आपने डिप्रेस करा टेलीस्कोप को, और फिर एंगल मेजर करा। और उसके बाद क्या करते हो, आप क्या करते हो,
रिपीट करते हो, इस टेस्ट को फिर से रिपीट करते हो। आपने एक ही इतना मेजरमेंट लेने के बाद क्या करते हो, जो मतलब रीडिंग नोट कर ली, इतना मेजरमेंट लेने के बाद आपने रीडिंग नोट कर ली, उसके बाद क्या करोगे, फेस को चेंज करोगे। फेस को कैसे चेंज करोगे, मैंने आप लोगों को बताया था ना, फेस लेफ्ट और फेस राइट, दो तरीके से हम रीडिंग लेते हैं, फेस लेफ्ट और फेस राइट, बताया था अगर आपको याद हो थोड़ा सा। तो आप क्या करेंगे, अगर मान लो पहले आपने फेस लेफ्ट से रीडिंग ली थी, तो आप फेस राइट से रीडिंग लोगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, चेंज द फेस करते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है, फिर से टेस्ट को रिपीट करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करा, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहले इस पॉइंट को देखा, फिर हॉरिजॉन्टल प्लेट को फिक्स करा, ठीक है, एंगल ले लिया था आपने, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट को फिक्स करा, फिर आपने डिप्रेस करा, और फिर आप फेस चेंज करोगे और फिर से इसको रिपीट करोगे, ठीक है। तो यही आपका सारी चीज़ें इस प्रोसीजर में लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप साइड करोगे पॉइंट को, फिर हॉरिजॉन्टल जो क्लैंप है उसको फिक्स कर दोगे प्लेट को, फिर डिप्रेस करोगे और फिर फेस चेंज करके फिर रीडिंग लोगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आप लोग का होता है। तो सही आंसर जो हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। इसका ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। सॉरी गाइज, बी नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 3, पहले 3 बताया ना, फिर 2, फिर 1 और फिर 4, ठीक है। यही मैंने आप लोगों को बताया इसमें से, ये सही आंसर हो जाता है आप लोगों का। चलो एक बार इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो इस चीज़ को अभी नोटिस कर लेना यहीं पे, अभी नोटिस करना, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये आप लोगों को दिख रही होगी वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, और ये आप लोगों को दिख रही होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस, समझते रहना इसको। ये वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ना, इसको ट्रोनोइन एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोनोइन एक्सिस भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ना कह के ट्रोनोइन एक्सिस कह देता। तो मैंने यही तो आप लोगों को बताया कि वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हैं, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हैं सर, ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं, इसी को फाइंड आउट करने के लिए तो स्पेयर टेस्ट करा जाता है हमारा। और ये देखो, ये आपका एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है, ध्यान रखना, और ये लाइन ऑफ कोलिमेशन है। इन दोनों को भी चेक करने के लिए एक टेस्ट करते हैं। एक्सिस ऑफ ये क्या है, लेबल ट्यूब है, और ये वर्टिकल एक्सिस है। इनको परपेंडिकुलरली चेक करने के लिए भी हम एक टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये देखो, सबसे पहले इस वाले टेस्ट को नोटिस करो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर है या नहीं, उसके लिए स्पायर टेस्ट यूज़ करते हैं। वर्टिकल एक्सिस और जो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब है वो परपेंडिकुलर है या नहीं एक दूसरे के लिए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेट लेवल टेस्ट यूज़ करते हैं। जो आपका क्या है, लाइन ऑफ कोलिमेशन है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, उसके लिए एज्यूमिट टेस्ट मतलब परफॉर्म करते हैं। और जो एक्सिस ऑफ बबल है और जो आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं, ध्यान से देखना, पैरेलल हैं या नहीं, उसके लिए आप यूज़ करते हो वर्टिकल आर्क इंडेक्स टेस्ट। भाई ये जो आप लोगों को मैं नॉलेज दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, आप विश्वास करो, ये सारे के सारे 5 स्टार पॉइंट है। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और बनेगा पक्का, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। आप वीडियो को देखो और अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है यार, ठीक है। सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत से कंटेंट आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और साथ ही देखो, जो आपका वर्टिकल हेयर है, वर्टिकल हेयर कौन सा होता है, अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या नहीं, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो वर्टिकल क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। अच्छा ये क्या होता है सर वर्टिकल हेयर, तो देखो आपने क्या देखा होगा, स्टेडिया देखा होगा, ये इस तरीके का स्टेडिया होता है हमारा, ठीक है। तो ये जो होता है वर्टिकल हेयर होता है, और ये जो होता है हॉरिजॉन्टल हेयर होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं हमारे टू हेयर और होते हैं, ठीक है, जिनको हम अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है कि अगर आप लोगों के पास ये वर्टिकल जो हेयर है ना, वर्टिकल हेयर जो है, जो आपकी थियोडोलाइट की हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, उसके लिए आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हो, वर्टिकल क्रॉस हेयर टेस्ट यूज करते हो, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप गाइज आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो इस वीडियो को यार बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर कर दो, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। मुझे लगता है यूट्यूब पे पढ़ा तो बहुत लोगों ने रखा है यार, गुप्ता एंड गुप्ता को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से आप लोगों के कॉन्सेप्ट किसी ने क्लियर करा रखे हैं, ठीक है। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।